ओम कृष्णाय है। कोई बात ना। अच्छा आप इतने में पकड़ा दो, मैं बोलूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। काव्य प्रकाश तृतीय उल्लास पूर्वोत्तर का समन्वय कर रहे हैं। अर्थात जहां शब्द की तीन शक्तियों का निरूपण द्वितीय उल्लास में हुआ, अविधा लक्षण और व्यंजना का, उन्हीं का फिर आगे निरूपण शब्द और अर्थ के विषय में विचार किया जा रहा है। तो शब्द भी तीन प्रकार का आपको बताया, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। ठीक है ना। इसी बात को अब उनके जो तीन अर्थ हैं उसको यहाँ बताया जा रहा है। तो ये आर्थी व्यंजना का निरूपण करेंगे, माने अर्थ से निर्गत होने वाली लक्षणा व्यंजना, आर्थी व्यंजना, अर्थ से होने वाली व्यंजना के निरूपण के क्रम में ये कहेंगे अर्था प्रोक्ता पुरा तेषाम। तेषाम माने उन शब्दों के, त्रिविध शब्दों के, वाचक और लाक्षणिक और व्यंजक, इन शब्दों के तेषाम का अर्थ है पुरा माने पूर्व उल्लास में अथवा पहले, अर्था प्रोक्ता उनके अर्थों को कह दिया गया है। अर्थ व्यंजक तोच्यते, अब अर्थ भी व्यंजक होता है, अर्थात आर्थी व्यंजना, अर्थ भी एक व्यंग्य अर्थ को प्रकट करता है। तो आर्थी व्यंजना का यहाँ पर निरूपण किया जाता है। अर्थ व्यंजकता उच्यते कही जाती है। कीदृशी वह अर्थ व्यंजकता कैसी है? तब अर्थनिष्ठ व्यंजना का लक्षण है, आर्थी व्यंजना भी कह सकते हैं। वक्तृ बोद्धव्य काकूनाम वाक्य वाच्यान्य सन्निधे प्रस्ताव देश कालादेर वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम योऽर्थस्या अन्यार्थधि हेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा। कहते हैं वक्त्री माने वक्ता की विशेषता से, ध्यान दीजिए इसको वैशिष्ट्यात् पद यहाँ आया है, वैशिष्ट्यात् विशेषता से। वैशिष्ट्यात् का अन्वय सब जगह लगाना पड़ेगा। तो वक्ता की विशेषता से और बोद्धव्य, जैसे मैं आपको कुछ कह रहा हूं तो मैं तो वक्ता हूं, आप बोद्धव्य हैं। तो वक्ता की विशेषता से, बोद्धव्य की विशेषता से और काकू की विशेषता से। काकू आप, मैंने आपसे कह चुका हूं, माने भिन्न कंठ ध्वनिर्धीरई काकूरित्यभिधीयते, गले की ध्वनि को भिन्न रूप से जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो वही काकू कहा जाता है। काकू की विशेषता से, वाक्य की विशेषता से, वाच्य की विशेषता से और अन्य किसी की सन्निधि माने समीपता की विशेषता से, प्रस्ताव माने प्रकरण, प्रकरण की विशेषता से, देश माने स्थान की विशेषता से और काल आदि की विशेषता से भी प्रतिभाजुषाम, प्रतिभा संपन्न, जो प्रतिभावान पुरुष हैं, ऐसे प्रतिभा संपन्न, प्रतिभा जुसी प्रीति सेवन है, जो प्रतिभा का सेवन करने वाले हैं उनको यो अर्थस्य अन्यार्थ दी हेतु, जहां पर अर्थ स्वयं एक अन्य अर्थ का बोधक होता है, अन्य अर्थ के धी माने बोध का हेतु होता है, अन्यार्थ धी हेतु, जहां अर्थ में भी एक अन्य अर्थ अलग से अभिव्यक्त होता है, निश्रित होता है, वह जो व्यापार है वो आर्थी व्यंजना का व्यापार है। व्यक्ति रेवसा माने वही, सा माने आर्थी व्यंजना होती है, अर्थ से निकली हुई व्यंजना होती है। तो ये विशेष रूप से वक्ता की विशेषता से, बोद्धव्य की विशेषता से, काकू की विशेषता से, इनके क्रमशः उदाहरण अब यहाँ पर दिए जाएंगे आर्थी व्यंजना को समझाने के लिए।
बोद्धव्य का मतलब है प्रतिपाद्य, जिसको हम कह रहे हैं। काकू का अर्थ है ध्वनि का विकार, प्रस्ताव का अर्थ है यहाँ पर प्रकरण, और अर्थ का मतलब है वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये अर्थ है। माने वाच्य लक्ष्य में भी, वाच्य अर्थ में भी, ध्यान दीजिएगा, वाच्य अर्थ में भी व्यंजना होती है, लक्ष्यार्थ में भी एक व्यंजना होती है, और व्यंग्य में भी एक अलग व्यंग्य होता है। आप समझ गए ना? हाँ। अब जैसे इसको व्यंग में भी व्यंग कैसे होगा? जैसे किसी ने कहा गतो अस्त मरकह, सूर्य अस्त हो गया, अस्तम गतः अर्कः, ये कहा, तो वाच्य अर्थ तो यही हो गया, सूर्य अस्त हो गया। लेकिन इसका यहाँ पर व्यंग्य अर्थ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ मुख्यार्थ में बाधा है नहीं, लक्षणा तो आप करेंगे नहीं भाई, सूर्य तो अस्त होता है तो होता है, मुख्यार्थ बाधित हो नहीं रहा है, तो अब यहाँ इसका व्यंग्य अर्थ निकलेगा, इसका मतलब अंधेरा हो गया, अब हम किसी को दिखेंगे। एक व्यंग्य तो ये निकला, और इस व्यंग्य में भी एक व्यंग्य क्या निकला, अब हमको चोरी के लिए चल देना चाहिए। चोर तो ये समझेगा, और कामुक व्यक्ति ये समझेगा अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अब हम किसी को दिखेंगे नहीं, ये अर्थ निकालेगा वो उसका। माने उस व्यक्ति के भेद से इस एक शब्द के अनेक अर्थ व्यंग्य निकल आएंगे। तो यहाँ व्यंग में भी एक व्यंग निकल आता है, वही यहाँ पर आप समझिए। ये सब आर्थिक व्यंजना के उदाहरण में कह रहे हैं, क्रम से उदाहरण देते हैं। अति पृथुलम जल कुंभम गृहीत्वा, वक्ता की विशेषता। कोई पुंश्चली नायिका, माने पुंश्चली नायिका का मतलब है उपपति से मिलने वाली कोई नायिका अपने पति को छोड़कर अब अन्य पति को, जार पुरुष को उपपति कहते हैं, तो जार पुरुष से मिलने वाली जो नायिका है वह आई तो है गलत कार्य करवा के करके, लेकिन अपनी उस बात को छिपाने के लिए वो अपनी सखी से कहती है, जो उसके शरीर में चिन्ह लक्षित हो रहे हैं वो चौर्य रत गोपन के हैं, छिपके से उसने गलत कार्य किया है, उसे छिपाने के लिए, अपने शरीर के लक्षणों को छिपाने के लिए वो क्या कहती है अपनी सखी से, अति पृथुलम जल कुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखी त्वरितम। सखी ने देखा, अरे तेरे तो होठों की भी लाली पूछ रही है, नेत्रों का भी अंजन वैसा हो गया है, तेरी श्वास भी जोर जोर से चल रही है, तो ये जो लक्षण हैं वो चौर्य रत गोपन के उसके हैं। अब उसको छिपाने के लिए कहती है कि मेरी लंबी लंबी सांस और मेरे शरीर पर पसीना, ये सब जो हो रहा है वो उसी को बता रहा हूँ, वो और किसी कारण से नहीं है, किंतु अति पृथुल माने बहुत भारी, अति पृथुल माने बहुत भारी, जल कुंभ को गृहीत्वा माने लेकर के, अरी सखी त्वरितम समागतास्मि, बस अभी अभी आ रही हूँ, इसीलिए भारी वजन उठाने से श्रम स्वेद सलिल, श्रम स्वेद माने परिश्रम जन्य, स्वेद माने पसीना का जो सलिल माने जल है, और निश्वास निस्सहार, लंबी लंबी श्वासें भी निकल रही हैं जो सहन नहीं हो रही हैं, हाँप रही है, वो मतलब ये भाव है। तो इसलिए विश्राम्यामी क्षणम, मैं क्षण भर विश्राम कर लेती हूँ। वह अपनी किसी दूसरी सखी से, किसी दूसरी औरत से कह रही है, आई तो है गड़बड़ करा के, आपको बताऊं, लेकिन उसको छिपाने के लिए वो ऐसा कह रही है। तो मैं जल कुंभ जो बड़ा भारी था उसको लेकर जल्दी जल्दी अभी अभी आई हूँ, इसलिए मुझे पसीना निकल रहा है और मैं सांस भी लंबी लंबी चल रही है। तो यहाँ वाच्यर्थ यहाँ निकल गया ना, ये तो वाच्यर्थ हो गया। अब यहाँ व्यंग्य क्या निकला, अच्छा चौर्य रत गोपनम, छिप करके, चुरा करके, रति माने जो उसने किया है उसको छिपाना, ये गम्यते माने यहाँ पर अभिव्यक्त हो रहा है, ये व्यंग्य अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। तो आर्थी व्यंजना का ये वक्ता की विशेषता से आर्थी व्यंजना। अब बोद्धव्य की विशेषता से यहाँ पर कहेंगे, ठीक है ना, औनिद्र्यम दौर्बल्यम चिंता लसत्वम सनिश्वसितम मम मंद भागिन्या कृते सखी
त्वामपि अहः परिभवति। त्वामपि नहीं, त्वमपि, त्वमपि होना चाहिए, त्वमपि। तो एक एक अभी मत करिए, यहाँ त्वाम है इसलिए परिभवती यहाँ पर कर दिया है। अहः परिभवती, त्वम होने पर तो परिभवसी होना चाहिए था। चलो बताऊंगा मैं, अभी इसका अर्थ आपको बता दे रहा हूं। तो अब यहां पर क्या है, बोद्धव्य की विशेषता से जिसको कहा जा रहा है उसे बोद्धव्य कहते हैं, है ना। तो वो क्या है, कोई रानी है, यूं मानिएगा, कोई स्वामिनी है, उसका अपना स्वामी है, लेकिन उसकी कोई सेविका भी है घर में। वो सेविका सुंदरी है, तो वो अपने स्वामी के साथ उसका संपर्क हो जाता है, उसका संपर्क हो जाता है। अब ये मालकिन को मालूम पड़ जाता है कि मेरे पति को इसने बहला लिया, ठीक है ना। तो अब वो उसको उल्हाना दे रही है। हाँ हाँ, है ना, वो उसको कह रही है, क्या क्या कह रही है, औनिद्र्यम, निद्रा का न आना, औनिद्र्यम, निद्रा का न आना, और निद्र, उत और निद्रा, उत निद्रा से औनिद्र्यम माने नींद का न आना। अच्छा, नींद का न आना, हाँ, औनिद्र्यम। और दौर्बल्यम माने दुर्बलता, संभोग जनित दुर्बलता, ये मानिएगा। और चिंता के कारण अलसत्व, आलस्य शरीर में। और सनिश्वसितम, श्वास प्रश्वास तेजी से चलना, माने सनिश्वसितम। तो अब वो मालकिन कह रही है कि सखी मम मंद भागिन्या करते, मैं तो बड़ी मंद भागिनी हूं, अभागिनी हूं मैं। स्वामी उससे कह रही है जो चौर्यरत गोपनिषद किया है, सेविका से, मुझ 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 मंद भागिनी के लिए त्वमपि अहः परिभवसी, तुम भी इतना कष्ट उठाती हो। जब मतलब जो कार्य मुझे करना चाहिए वो मुझे न करने देकर तू मेरे पति के साथ रमण करती है। ये बोद्धव्य की विशिष्टता से यहाँ अत्र दूत्या तत्काम को उपभोगो, दूती उसके उस स्वामिनी के पति से उपभोग करके आई है। ये ये व्यंजना वृत्ति आरती व्यंजना के द्वारा बोद्धव्य की विशेषता से ये ज्ञात हो रहा है। अब प्रस्ताव, अब यहाँ वक्तृ बोद्धव्य काकू नाम, काकू का मतलब है कंठ की ध्वनि को भिन्न रूप से प्रयुक्त करना, तो भी वहां पर आर्थी व्यंजना निकल आती है काकू की विशेषता से। तो वही यहाँ पर ये जो है भीम की उक्ति है, और ये बेणी संहार नामक नाटक से लिया गया पद्य है। बेणी संहार का मतलब है द्रौपदी ने अपने केस खोल लिए थे, जब तक इन कौरवों से बदला नहीं लिया जाएगा मैं केस बंधन नहीं करूंगी, चोटी नहीं बांधूंगी। तो वो बेड़ी का संहार तभी करूंगी जब दुर्योधन की छाती का लहू पी लूंगी, ये सब बात थी। संहार का मतलब होता है उपसंहार, और उसको बांधना, मैं तभी उसको बांधूंगी, मतलब इसी रूप में वो नाटक का नाम है। बेड़ी संहार एक नाटक है, आपको पता है, तो वहीं से लिया गया है। तो अब यहाँ क्या है, तथा भूताम, यहाँ भीम सहदेव अथवा नकुल से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तथा भूताम दृष्ट्वा नृप सदसि पांचाल तनयाम वने व्याधि सार्धम सुचिर मुसितम बलकलधरै विराटस्यावासे स्थितमनुचितारंभ निभृतं गुरुखेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु। जब पांडवों के साथ कौरवों ने अत्याचारों की झड़ी लगा दी, एक के बाद एक अत्याचार करना, भीम को विष देना, उनको वनवास देना, उनको राज्य से निर्वासित कर देना, लाक्षागृह में आग लगा देना, द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करने का प्रयास करना, ये सारे अपराध कौरवों ने पांडवों के प्रति किए हैं। तो उनका प्रत्युत्तर देने के लिए भीम हमेशा उद्यत रहता था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था
भीम ने तो अपनी गदा उठाकर उसी समय अपना रौद्र रूप दिखाना चाहा था, लेकिन युधिष्ठिर ने रोक लिया कि हम प्रतिज्ञा की डोरी से बंधे हुए हैं। तो जब जब भीम क्रोधित होता था तो युधिष्ठिर डांट देते थे उसे। तो भीम कह रहे हैं कि आज भी जो गुरु माने हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं वो मुझ पर ही खेद व्यक्त करते हैं और कुरुओं पर नहीं करते हैं। जिन कुरुओं ने हमारे साथ क्या नहीं किया, उसी भाव को यहाँ कहा जा रहा है। ये शिखरणी छंद है। तथा भूताम दृष्ट्वा नृप सदसी, राजसभा में नृप सदसी पांचाल तनया, पांचाल नंदिनी द्रौपदी को तथा भूताम उस नग्न अवस्था में नग्न किया जा रहा था, उसको भी देखा। देख करके भी युधिष्ठिर महाराज को हमारे गुरु जी, गुरु या बड़े भ्राता को गुरु कहा जा रहा है, उनको क्रोध नहीं हुआ, खेद नहीं हुआ। और बने व्याधि सार्धम, 12 वर्ष का वनवास पांडवों को हुआ तो वह व्याधों के साथ, व्याध जो होते हैं बहेलिए जंगल में रहने वाले, सार्ध माने साथ, सुचिरम बहुत काल तक 12 वर्ष तक उसितम हमको रहना पड़ा। और कैसे रहना पड़ा? बलकल धरई, बलकल वस्त्र धारण करके, केला की छाल लपेट करके हम अपना जीवन वहां व्यतीत किए। 12 वर्ष को हमने काटा बलकल धर होकर के। बलकल वस्त्र केला को बता रही है। देखिए बलकल, अब ये आप नीम की छाल उतारेंगे तो वो टूट फूट जाएगी, इतनी जल्दी नहीं होगी। एक केला की छाल है, अन्य वृक्षों की भी हो सकती है, जो उस तरह से जिसको हम लंगोटी लगा सकें या कपड़े के रूप में पहन सकें। लेकिन सामान्यतया केला की जो छाल है उसका पत्ता चौड़ा होता है, लेकिन कुछ दिन में वो भी सूख जाएगा तो फिर बदलना पड़ेगा। तो ये भाव है यहाँ पर, वो स्थायी नहीं रहता। तो बलकल वस्त्र पहले ऋषि लोग धारण करते थे, वो केला अथवा किसी ऐसे वृक्ष का बलकल जिसको पहना जा सके, तो वही बलकल धर है। बलकल कहते हैं त्वचा को, जो वृक्ष की छाल, बलकल माने छाल, ठीक है ना, उसको हमने धारण करके अपना जीवन बिताया। सुचिरम बहुत काल तक, 12 वर्ष तक वन में। ये हमने किस, द्रौपदी को नंगा राजसभा में किया गया, किसने किया? कौरवों ने। हमको 12 वर्ष बलकल वस्त्र धारण करके व्याधों के साथ जंगल में रहना पड़ा। ये सब किसका किया कराया है? कौरवों का। और विराट आवासे, और 1 वर्ष का जब अज्ञातवास था तो राजा विराट के आवास में, नगर में स्थितम हम लोग रहे। अनुचितारंभ, आरंभ माने कार्य, जो कार्य हमें नहीं करने थे। भीम को तो वह रसोईया बनना पड़ा। अब देखिए नकुल और सहदेव को जो है गायों और घोड़ों की रखवाली करनी पड़ी, और बृहन्नला बन के रहना पड़ा अर्जुन को, और धर्मराज को भी कंक बन के रहना पड़ा वहां पर, आपको बताएं। हाँ, ये सब ये रहना पड़ा। और द्रौपदी को वहां दासी बनना पड़ा। तो वही अनुचित आरंभ, अनुचित रूप से हमने निवृत्त माने एकदम नितांत गलत कार्य हमको वहां पर करना पड़ा। हम उससे तो बलवान थे, कौरवों से भी बलवान है, लेकिन फिर भी हम केवल भाई की वजह से ये सब अनर्थों को सहन करते रहे। और इतना सब पांडवों के साथ कौरवों के द्वारा किया गया अन्याय, फिर भी गुरु खेदम खिन्ने मई भजती, मई खेदम भजती खिन्ने मई। एक तो मैं वैसे ही खिन्न हूं, व्याकुल हूं, बेचैन हूं कौरवों के कारनामों से, और फिर उसमें भी गुरु माने हमारे बड़े भ्राता युधिष्ठिर जो हैं, मई खेदम भजती, मुझ पर ही क्रोध करते हैं। नाद्यापि कुरुषु, आज भी कौरवों पर नहीं करते, माने फिर भी मुझ पर ही क्रोध करते हैं, कौरवों पर नहीं। इस तरह से कहा है, अर्थात यह क्रोध जो मुझ पर कर रहे हैं, ये मुझ पर न करके कौरवों पर, यही काकू के द्वारा भिन्न हो रहा है। तो ये जो है प्रस्ताव प्रकरण के द्वारा, नहीं काकू के द्वारा, ये काकू का उदाहरण हो गया। तो वही है, अत्र मई न योग्य खेद, मुझ पर क्रोध करना उचित नहीं है। कुरुसुतु योग्य, कुरुओं पर करना, खेद करना योग्य है। ये काकू के द्वारा प्रकाशित होता है। नच वाच्य सिद्ध्य मंगत अत्र काकू, यहाँ पर वाच्य अर्थ की सिद्धि का अंग काकू नहीं है, माने वाच्य अर्थ को सिद्ध करने वाला यहाँ पर काकू नहीं है, किंतु आर्थी व्यंजना को अव्यक्त करने वाला है। गुणीभूत व्यंग्यत्व, यहाँ गुणीभूत व्यंग्य की आशंका नहीं करनी चाहिए। ये गुणीभूत व्यंग्य नाम का मध्यम काव्य से नहीं समझना, ये मतलब है।
प्रश्न मात्रेण अपि काकोर विश्रांते, काकू की विश्रांति तो प्रश्न मात्र से ही हो जाती है, इसलिए ये जो है काकू के द्वारा आर्ति व्यंजना का उदाहरण है। अब प्रस्ताव काकुर वक्तृबोधव्य काकू नाम वाक्य, वाक्य की विशेषता से, वाक्य वाच्यान्य सन्निधे, तो उसका उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? तदा मम गंधस्थल निमग्नाम दृष्टिम नानेसीदन्यत्र इदानीम सैवाहम, इसको संवाहम मत पढ़ना, सैवाहम डबल ए, हाँ, इदानीम सैवाहम तौच कपोलौ नसा दृष्टि। कोई नायिका नायक से कह रही है, जो उनका पहले बड़ा घनिष्ठ प्यार था, लेकिन अब वो प्यार नहीं रहा, तो नायिका उस नायक को उल्हाना देती हुई कह रही है। क्या कहती है? तदा मन एक समय वो था, उस समय जब मम गंडस्थल निमग्नाम दृष्टिम अन्यत्र नानेसी, जब मेरे कपोल पर तुम्हारी दृष्टि लग जाती थी तो उस दृष्टि को हटाते ही नहीं थे, मेरे मुख को ही देखते रहते थे। एक समय तो वो था तदा, लेकिन इदानीम इस समय क्या हो गया? सैवाहम, मैं भी तो वही हूं, मैं वही हूं जिस मेरे कपोल पर लगी दृष्टि को आप हटाते नहीं थे, वही मैं हूं। और तौच कपोलऊ, कपोल भी वही है, वो बदल नहीं गए हैं, लेकिन नशा दृष्टि, वह दृष्टि तुम्हारी नहीं है। अब आप देखिए, तो ये जो है वाक्य की विशेषता से, मत सखीम कपोल प्रतिबिंबिताम पश्यतस्ते दृष्टि अन्यैव भूत। ठीक है ना? मेरे कपोल में मेरी सखी का चित्र प्रतिबिंबित हो रहा है। अच्छा, हाँ, उसको देख करके तुम्हारी दृष्टि ही अन्य हो गई है, अन्यैव भूत। चलितायाम तू तस्याम अन्यैव जाता, और जब वो चली गई तो तुम्हारी दृष्टि बदल गई। जब वो यहाँ थी तब तो तुम्हारी दृष्टि कुछ और थी, तुम्हारा मनोभाव कुछ और था, और वो चली गई तो तुम्हारी दृष्टि भी बदल गई और तुम भी बदल गए। अहो प्रच्छन्न कामुकत्वम, निश्चित ये तुम प्रच्छन्न कामुकता तुम्हारी लक्षित होती है। प्रच्छन्न माने छिप करके तुम उस मेरी सखी से, ये भाव है, ये व्यज्यत्व, ये आर्ति व्यंजना है। तो ये वाक्य की विशेषता से। अब वाच्य की विशेषता से है ना, उद्देशोऽयं सरस कदली श्रेणी शोभाति साई कुंजोत्कर्षांकुरित रमणी विभ्रमो नर्मदाया। ये कौन सा छंद है बताइए? मंदाक्रांता। मंदाक्रांता जलधि सडगैन् भौनतौ ताद्गुरु चेत् किंचैतस्मिन् सुरत सुहृदस्तन्विते वान्ति वाता ये सामग्रे सरति कलिता कांडकोपो मनोभू। तो अब यहाँ उद्देश्य वयम, उत्कृष्ट देश उद्देश्य, यह बड़ा अच्छा देश माने स्थान है। उद्देश्य वयम, ये नर्मदा का तट है, नर्मदाया। कैसा है ये तट? नर्मदाया अयम उद्देश्य, नर्मदा नदी का यह जो स्थान है वो सरस कदली, हरी भरी कदली माने केलाओं की श्रेणी माने पंक्तियों की शोभा से अतिशायी हो रहा है, उत्कृष्ट लग रहा है। और कुंजोत्कर्षात, यहाँ लता पताओं के कुंज बन गए हैं, उस कुंज के उत्कर्ष से अंकुरित रमणी विभ्रमु, ऐसा लग रहा है ये जो है रमणी के विभ्रम, रमणी के नायिका के भाव जो है वो अभिव्यक्त हो रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा ये लग रहा है। किंचै तस्मिन सुरत सुहृदस तन्विते वान्ति वाता, तन्वी ये नायिका के लिए संबोधन है। हे तन्वी, हे कृशांगी, इस समय ते वाता वान्ति, वो पवन बह रहे हैं। कौन से? सुरत सुहृद, किंच एतस्मिन, इस तट पर, इस स्थान पर,
सुरत सुहृद, जो सुरत के मित्र हैं, फ्रेंड हैं, सुरत शंभु को कहते हैं, जो सुरत के सखा हैं, अर्थात सुरत की और अभिवृद्धि करने वाले हैं, कामदेव को बढ़ाने वाले पवन बह रहे, वांति वाता पवन बह रहे हैं। ये सामग्रे सरति कलिता कांड कोपो मनोभू, जिसके सामने है ना अकांड कोपो, अनवसर पर भी कामदेव कुपित हो जाता है। कामदेव का अवसर नहीं है तो भी वो ये सामग्री माने जिनके सामने वह काम भावना जहाँ प्रकट नहीं होनी चाहिए, वो अकांड माने अनवसर पर भी वो प्रकट हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये मतलब है कि यहाँ नर्मदा का तट है, कुंज भी है, और कोई दूसरा यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना, एकांत स्थान है। और पवन, हाँ पवन भी, ये तो वाच्यर्थ तो ये हो गया, लेकिन यहाँ आर्थी व्यंजना क्या निकल रही है वो आगे बता रहे हैं। अत्र रतार्थम प्रवेश, यहाँ रति के लिए प्रवेश करो, ये व्यंग्य अर्थ आर्थी व्यंजना से। तो वक्तृबोध काकुराम वाक्य वाच्यान्य सन्निधि, और अन्य सन्निधि का उदाहरण देंगे क्या, अन्य सन्निधि के द्वारा, कोई दूसरा है तो बात को उस ढंग से कहा जाता है। नृत्यति अनार्द्र मना स्वश्रूर माम गृह भरे सकले, क्षण मात्रम यदि संध्यायाम भवती नवा भवती विश्राम। किसी पुंश्चली नायिका के पास उसका उपपति समीप आ गया है, उसका लवर, उसका बॉयफ्रेंड यूं कहिएगा बॉय गर्ल के पास कोई बॉयफ्रेंड आ गया है, लेकिन अब वो तो आ गया, पुरुष पर तो ज्यादा नियंत्रण होता नहीं, लड़का को स्वतंत्रता होती है, उतनी स्वतंत्रता लड़की को तो होती नहीं। जब नहीं होती तब तो लड़की तो थोड़ा पराधीन रहती है। अब वो संकेत का क्या समय है, हमारे मिलने का क्या समय है, स्पष्ट तो वो कह नहीं सकती, क्योंकि वहां पर अन्य लोग भी, अन्य सन्निधि का उदाहरण है, वहां पर अन्य भी है, इसलिए तो सीधे कह नहीं सकती अमुक समय अमुक वो। तो अब वो अन्य सन्निधि के द्वारा यहाँ कह रही है, क्या कह रही है, क्या बताएं। मेरी सास, श्वश्रु माने सास, अनार्द्र मना, आर्द्र मना सरल सहज मन वाली, और अनार्द्र मना शुष्क मन वाली, सूखे स्वभाव वाली, रूखे स्वभाव वाली मेरी, हाँ मेरी सास है, उसको हमारी कोई परवाह नहीं होती। माम सकले गृह भरे नुदती, सारे घर के कार्यभार में मुझे ही नुदती प्रेरित करती रहती है। अब कि ये काम कर लो, अब कि वो काम कर लो, झाड़ू लगा दो, पोंछा लगा दो, गोबर डाल दो, गाय दुह लो, सानी कर दो, फलाना ढिमका, दिन भर मुझे प्रेरित करती रहती है। यदि क्षण मात्र कभी थोड़ा बहुत मुझे समय मिलता है तो संध्या के समय भी होता है, और कभी वो भी नहीं होता। क्षण मात्रम यदि संध्यायाम भवती नवा भवती विश्राम, कभी कभी तो शाम को भी विश्राम नहीं मिलता। तो अब बातचीत तो ये हो गया, लेकिन इसकी आरती व्यंजना क्या निकली अन्य सन्निधि से, भैया अगर कोई समय मिलेगा तो शाम को ही देखा जाएगा, और तो कोई समय नहीं है, ये अर्थ निकल रहा है ना। तो आरती व्यंजना का हो गया अर्थ। अत्र संध्या संकेत काल, संध्या का समय ही संकेत काल है। ये तटस्थम प्रति, किसी तटस्थ उपपति के प्रति उसकी कयाचित किसी नायिका के द्वारा ये अर्थ द्योतित हो रहा है। उससे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन कह दिया, क्योंकि अन्य सन्निधि है वहां पर। तो ये उसका उदाहरण हो गया गुरु भाई। हाँ, प्रस्ताव ये कल हो जाएगा शायद, कितना देखें कैसे जो हो गए, एक सेकंड, 2-3 पेज हो गए। अब ये 1-2 अभी करेंगे फिर, क्या समय वो बताइए है, तो मुझे थोड़ा जाना है, फिर कल कर देंगे।